हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए एक बार फिर से आपके लिए हिस्ट्री का पार्ट 3। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु एकेडमी, परीक्षा आपको इस तरीके से लिखना है, परीक्षा हिंदी में और फिर गुरु एकेडमी इंग्लिश में लिख के सर्च करना है। किस पर? टेलीग्राम पर। ठीक है, इसके साथ ही आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है विद आंसर के साथ। ठीक है, आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगी और साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कनिष्क का राजवैद्य था चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी या फिर जीवक? तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चरक। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। अच्छा, ये कनिष्क के बारे में बता देता हूँ। कनिष्क काफ़ी बार आ चुका है। ये कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने 78 ईस्वी में किसकी शुरुआत की? शक संवत की शुरुआत की। याद रखना, ये कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और इसने 78 ईस्वी में किसकी शुरुआत की? शक संवत की शुरुआत की। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर माध्यमिका? तो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था। अच्छा, ये जो कुषाण वंश की जनजाति थी ये आपका पश्चिमी चीन से आए थे। ये कहाँ से आए थे ये लोग? ये पश्चिमी चीन से भारत आए थे। और यूची जनजाति, यूची करके एक जनजाति थी, यूची। याद रखो गाइज, ये यूपीएससी लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूची जनजाति थी। ठीक है, तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान शाखा का। चलो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कुछ। देखो, बौद्ध धर्म ही दो भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म आपका दो भागों में बटा, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान वाले जो थे वो आपका बौद्ध धर्म के उपदेशों पे चलते थे, ये उपदेश पे चलते थे बौद्ध धर्म के। और जबकि महायान वाले जो थे वो क्या करते थे? वो उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। ठीक है, अब याद रहेगा, हीनयान वाले जो थे बौद्ध धर्म के उपदेशों पर चलते थे और महायान वाले बौद्ध मतलब बुद्ध की पूजा, मूर्ति की पूजा किया करते थे। ठीक है, और चौथी जो आपकी बौद्ध संगीति जो कराई गई वो कहाँ कराई गई? 1 ईस्वी में कराई गई थी, कुंडलबल कश्मीर में। वो कनिष्क के शासनकाल में ही कराई गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था? महायान। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कनिष्क की राजधानी थी अमृतसर, उज्जैन, पाटलिपुत्र या पुरुषपुर? तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषपुर। वर्तमान में ये पेशावर के नाम से जाता है, जो कि आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, इसे पेशावर नाम है इसका वर्तमान में, पहले इसका पुरुषपुर नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? कनिष्क का, गोंदोफर्नेस, रुद्रदामन या बिम फडफिसस? थोड़ा टिपिकल नेम है। पुराने नेम जो थे वो थोड़े टिपिकल होते थे क्योंकि संस्कृत मिली हुई होती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रुद्रदामन। चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, कोई नहीं गाइज, एक आध क्वेश्चन टफ भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तक्षशिला, अरिकमेडु, हम्पी या सतारा? तो किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरिकमेडु, जो कि आपका पांडिचेरी से 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में आता है आपका अरिकमेडु, जो कि आपकी रोम बस्ती मिली थी। क्वेश्चन नंबर 6। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बाणभट्ट,
हर्षवर्धन, अश्वघोष या नागार्जुन? तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वघोष ने। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी आ गया, इससे रिलेटेड मैं चीज़ें बता देता हूँ। पिछली वीडियो में आई थिंक जैन संगति के बारे में बताया था, वो आप नोट कर लेना। इस बार मैं बौद्ध संगति के बारे में बता दूंगा। तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक या समुद्रगुप्त? तो अभी मैंने ऊपर बताया भी था। तो किसके शासनकाल में हुई चौथी बौद्ध संगति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल में और ईसवी की पहली शताब्दी में। ठीक है, ईसवी की पहली शताब्दी में हुई, कुंडलबल कश्मीर में हुई। ठीक है, चलो मैं इससे रिलेटेड कुछ बता देता हूँ आपको। अभी ये जब वीडियो दोबारा से देखो तो ये लिख लेना। ठीक है, चलो मैं बताऊँ फिर। देखो, सबसे पहले जो आपकी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाना। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। और किसके शासनकाल में हुई? एक कालाशोक। ठीक है, समझ जाना, KL से कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति जो हुई आपकी वो किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। आपकी कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, पटना में, ऐसे याद रख लो। ठीक है, पहली बौद्ध संगति आपकी राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति आपकी हुई थी वैशाली में हुई थी और कालाशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी बौद्ध संगति आपकी अशोक के शासनकाल में हुई और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई। और चौथी कहाँ पर हुई थी? आपको बता ही दिया मैंने, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडनबल कश्मीर में। आगे समझ में गाइज? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की। चलो इनसे रिलेटेड एक फैक्ट आता है, वो पूछते हैं कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की। अच्छा, गुप्त संवत की जो संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर कौन माने जाते हैं? तो आपके श्रीगुप्त माने जाते हैं। ठीक है, गुप्त संवत के फाउंडर किसे बोला जाता है? श्रीगुप्त को। उसके बाद आते हैं आपके गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आता है समुद्रगुप्त, फिर आता है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, लास्ट में एक और होते हैं कोई। ठीक है, मैंने ये गुप्त काल के बारे में बता दिया आपको मैं। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर? तीन ही ऑप्शन दिए, चलो कोई नहीं, इसी में से राइट आंसर बता दो। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? जल्दी से बताओ गाइस इसका राइट आंसर। बहुत कम लोग आंसर देते हैं, देखते तो ज़्यादा है, आंसर कम लोग देते हैं। इजी क्वेश्चन था गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 10, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त? तो चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन नहीं, आपका आया था समुद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फायान आया था। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वो मैं समुद्रगुप्त बार बार निकल रहा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त,
उपगुप्त या श्रीगुप्त। और इन्होंने हूणों के आक्रमण को भी क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्कंद गुप्त। चलो बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या उपयुक्त सभी। तो गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उसमें नवरत्न थे। नवरत्न कौन कौन थे, मैं सबका नाम बता रहा हूँ, नाम जरूर नोट कर लेना, ठीक है। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नाम बताऊँ सबके, नोट कर लेना। देखो इनके नवरत्न कौन कौन थे आपके, हरिशेण, वीरसेन, कालिदास, विशाखदत्त, भारबी, कामंदक, अमर सिंह, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, और आपके थे बसुबंधु, और एक थे दृढ़नाग और सिद्धिसेन, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, नवरत्न नोट कर लेना, दोबारा वीडियो जब देखो तो जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो नोट कर लेंगे। हरिशेण, वीरसेन, कालिदास, विशाखदत्त, भारबी, कामंदक, अमर सिंह, नारायण पंडित, बसुबंधु, विष्णु शर्मा, दृढ़नाग और सिद्धिसेन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसका आंसर बता दिया था, क्या हो गया था इसका आंसर, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक था स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल या समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। गाइस उस दिन मैंने धोखे से 1415 से 1455 का लिख दिया था, ठीक है, तो वो गलत हो गया था, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 415 से 455 ईस्वी के बीच नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, हर्षवर्धन या पुलकेशिन द्वितीय। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। चलिए हर्षवर्धन के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हर्षवर्धन जो थे आपके किस वंश के थे, हर्षवर्धन आपके थे पुष्य, आपके नाम नहीं आ रहा, एक तो पुष्ययुति शुंग से थे, पुष्यभूति शुंग से। किस वंश से थे ये, पुष्यभूति वंश से, यार कुछ का कुछ लिखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो, इसका राइट आंसर तो हर्षवर्धन हो गया। तो बाणभट्ट किसके दरबार मतलब किस उससे आते थे, तो पुष्यभूति वंश से रिलेटेड थे। इस वंश के ये सबसे शक्तिशाली राजा थे हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 15, हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज या उज्जैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज, ठीक है। इन्होंने हर्षवर्धन ने थानेश्वर से राजधानी कहाँ की, कन्नौज, उज्जैन, वो उज्जैन लग गया यार, कन्नौज कहाँ जगह। तो इन्होंने राजधानी कहाँ से कहाँ की आपकी, थानेश्वर। पहले इनकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, बाद में इन्होंने स्थानांतरित कर दी और कहाँ पर, कन्नौज में कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, चीनी यात्री हेनसियांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल या देवपाल। तो चीनी यात्री हेनसियांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। ऐसे याद रखिए, हाँ से हाँ मिल गया तो आपका एकदम राइट आंसर, हाँ से हेनसियांग तो हर्षवर्धन आ गया,
बाकी कोई ऑप्शन नहीं बनेगा ना। तो हिंसांग से हा मिल गया, इसका भी हा पहला, इसका भी हा पहला, तो ये बन गया, मैचिंग हो गया। तो इससे याद रखना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में आया था आपका, कौन आया था? फायान आया था। और इसके शासनकाल में हिंसांग आया था, चीनी यात्री। क्वेश्चन नंबर 17, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? पालों की, प्रतिहारों की, राष्ट्रकूटों की या चालुक्यों की? गाइज ये क्वेश्चन जो अभी मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन कराया, ये आपका दक्षिण भारत के इतिहास है, ठीक है। जिन लोगों ने भी दक्षिण भारत नहीं पढ़ा है वो दक्षिण भारत पढ़ लेना थोड़ा सा, जो भी कोचिंग पर पढ़ा गए हैं, जो भी आपके पास बुक्स हो, जो भी, उससे थोड़ा सा बस पढ़ लेना, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए, पता लग जाए, ठीक है। पूरा पढ़ोगे ऐसे तो बहुत बड़ा है दक्षिण भारत का इतिहास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिहारों गुर्जर की जीत हुई थी। और इसकी जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, इसमें शुरुआत जो किसने की थी आपकी? तो शुरुआत की थी नरेश बत्त सराज ने। प्रतिहार नरेश बत्त सराज ने इसकी शुरुआत की थी, और अंतिम जीत जो हुई थी वो गुर्जर प्रतिहारों की अंतिम जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? इंद्र तृतीय, केशड़ तृतीय, केशड़ प्रथम या इंद्र प्रथम? तो किसने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 19, वातापी किसकी राजधानी थी? चोल की, चेर की, पांड्य की या चालुक्य की? तो वातापी किसकी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालुक्य की। वातापी चालुक्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 20, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट या पाल? तो स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल शासकों की। ठीक है, अब बीच में थोड़े से टफ है, फिर इजी क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम, विजयालय राजराज वन या फिर कुलोत्तुंग फर्स्ट ने? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इस एक और नाम से भी जाना जाता है इसे, राज राजेश्वर। किस नाम से? राज राजेश्वर का शिव मंदिर भी बोला जाता है, राज राजेश्वर का शिव मंदिर। ठीक है, याद रखना, इसे बृहदेश्वर के मंदिर को राज राजेश्वर का शिव मंदिर भी कहा जाता है। तो इसे किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? पाल, चालुक्य, राष्ट्रकूट या चोल? तो एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट के। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों के समय में एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, महेंद्र वर्मन ने या सिंह विष्णु ने? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने जो उपाधि एक इन्होंने ली थी, मुझे याद नहीं आ रहा, एक उपाधि ली थी नरसिंह प्रथम में, वो फेमस उपाधि है बातापी, हाँ बातापी कोण करके, बातापी कोण,
जैसे गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक उसी तरीके से इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 24, कश्मीर में मार्तंड सूर्य का निर्माण किसने करवाया? दिद्दा ने, संग्राम राज ने, ललितादित्य मुक्तापीड ने या जयसिंह ने? चलो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर। तो मार्तंड सूर्य का निर्माण जो कराया था वो आपका ऑप्शन सी ललितादित्य मुक्तापीड ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 25, अब मध्यकालीन भारत आगे लग रहा है, कोई इसमें से क्वेश्चन आएंगे। चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 25, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 710, 711, 712 या 715? मैंने उस दिन जब आ गया था क्वेश्चन तो मध्यकालीन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई थी आपको। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 712 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी या तैमूर लंग? तो किसने लूटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी ने भारत पर 1001 से लेकर 1027 तक लगभग 17 आक्रमण किए, जिसमें से 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण इसका सबसे सफल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान या नसरुद्दीन महमूद? तो लाख बख्श किसे कहा जाता था? इजी क्वेश्चन है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इसने दिल्ली सल्तनत की इसने शुरुआत की थी। और ये किससे था आपका? गुलाम वंश। इसने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 से। गुलाम वंश का शासन कब से कब तक चला? 1206 से 1290 तक चला। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग मतलब इसने शासन किया था तो इसने 1206 से और 1210 तक किया था, केवल 4 साल। और इसकी मृत्यु कैसे हो गई? पोलो खेलते समय, यानी कि चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? रजिया ने, आराम शाह ने, बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो सिजदा एवं पाबोस की प्रथा किसने चलवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन ने। ठीक है, ये बलबनू लिख दिया। चलो कोई नहीं। तो सिजदा पाबोस की प्रथा किसने चलाई? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 29, तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, अलबरूनी, अबुल फजल या फैजी? तो तूतीय हिंद या तो हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो को। अच्छा, ये किसके शिष्य थे? तो ये हजरत निज़ामुद्दीन के शिष्य थे। हजरत निज़ामुद्दीन के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। जो इन्होंने एक हजरत निज़ामुद्दीन ने एक उनसे बोला था गियासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, वो जो था वो अमीर खुसरो से तो खुश था, लेकिन निज़ामुद्दीन जो तुगलक निज़ामुद्दीन थे, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, इनसे जो था वो क्या नाम था, थोड़ा सा जलता था। ठीक है, इन्हें पसंद नहीं करता था। जबकि जो अमीर खुसरो थे वो निज़ामुद्दीन के ही शिष्य थे। ठीक है, मुरीद थे। बट होता क्या है, थोड़े टाइम बाद तुगलक इनसे बहुत ज़्यादा जलता था निज़ामुद्दीन से, तो ये बाहर चला जाता है। फिर ये वहाँ से पैगाम भिजवाता है हजरत निज़ामुद्दीन को कि आप जो है मेरे दिल्ली पहुँचने तक दिल्ली जो है छोड़ दो। तो फिर
हज़रत निज़ामुद्दीन क्या करते हैं, फिर वो पैगाम भिजवाते हैं उसके पास कि दिल्ली अभी दूर है। ये आपने सुना होगा, दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा, तो आपका हज़रत निज़ामुद्दीन ने। किसे कहा था, गयासुद्दीन तुगलक को। फिर क्या होता है, वो गयासुद्दीन तुगलक जो होता है वो एक लकड़ी से बने महल में सोता है, कहीं पर रात में रुकता है। केवल रात रात में वो पहुंच जाता है, लेकिन रात में कहीं जब रात हो जाती है तो वो रुक जाता है कहीं दिल्ली से पहले। तो वो महल जो होता है वो लकड़ी वाला पूरा उसके ऊपर गिर जाता है और वहीं पर वो दम तोड़ देता है। तो गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि ये वाक्य कहा गया था कि निज़ामुद्दीन ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। इन्होंने भी, अमीर खुसरो ने भी 7 सुल्तानों का शासन देखा है और हज़रत निज़ामुद्दीन ने भी 7 सुल्तानों का शासन देखा है। हज़रत निज़ामुद्दीन जो थे वो किसके मुरीद थे, तो वो आपके जो सूफ़ी संत का सबसे बड़ा सिलसिला, सूफ़ी संत शेख मोइनुद्दीन सलीम चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज, जो कि अजमेर शरीफ में, उनके ये क्या थे, चेले थे। शेख सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती के ये इनके शिष्य निज़ामुद्दीन थे। ख्वाजा गरीब नवाज के चेले आपके, उन्हीं को ख्वाजा गरीब नवाज बोला जाता है अजमेर शरीफ में। उनके शिष्य थे निज़ामुद्दीन, और निज़ामुद्दीन के शिष्य थे आपके अमीर खुसरो। मैंने ये बता दिया, ये सूफ़ी सिलसिले से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिरोज शाह तुगलक। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, खिलजी वंश का संस्थापक किसे बोला जाता है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को, जो कब से कब तक चला आपका, 1290 से 1320 तक इनका शासन चला, खिलजी वंश का। ठीक है, और इस खिलजी वंश का जो सबसे बड़ा राजा था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। और ये प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, उसे जीत लिया। ये प्रथम सुल्तान था, दक्षिण भारत पर कोई पहुंच नहीं पाता, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहुंच गया। आपने मूवी देखी होगी जिसमें वो रणवीर सिंह हैं, ठीक है, उसमें दिखाया गया है। इनके वो कौन थे सेना नायक, तो वो मालिक कफूर इनके सेना नायक थे। देखते हैं और क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन ख़त्म हो गए। गाइस वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और परीक्षा गुरु एकेडमी, आपको परीक्षा हिंदी में लिखना है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ जो लोग भी नए हैं, परीक्षा हिंदी में लिखना है और गुरु एकेडमी इंग्लिश में लिखना है। तो आपको परीक्षा गुरु एकेडमी ज्वाइन हो जाएंगे, उससे आपको बहुत सारी PDF वगैरह मिल जाती है। इसकी PDF आपको विद आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, जैसे इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी है तो ये आंसर आपको लगा हुआ मिलेगा। इससे क्या होगा, आप बाद में कभी पढ़ना चाहो तो आप रिवाइज कर सकते हो ईजिली। ठीक है, और इसके साथ ही आप फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम। ओके, बाय।